बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम में आज सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। यकीनन आप सबकी घरेलू काम काज में भी आप मसरूफ़ होंगी ख़वातीन, और जो काम पे जाने वाले हैं वो अपने कामों पे भी चले गए होंगे। तो हम भी अपने काम पर मौजूद हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में स्टोरीज जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मैंने जब पढ़ी तो यकीन जाने मुझे तो बहुत मज़ेदार स्टोरीज़ लगी हैं कुछ, और उनके हवाले से आपसे शेयर भी करेंगे। पहले टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर पहली स्टोरी की जानिब भी जाएंगे। कल कौमी असेंबली में हुकूमत ने अपने पेश करदा तमाम बिल्स को मंजूर करवा लिया, जिसमें EVM के हवाले से भी जो बिल है वो भी पास करवा लिया गया। यानी कि अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में EVM मशीन के ज़रिए वोटिंग की जाएगी। पता नहीं अभी क्या होगा आगे, क्योंकि कल हंगामा तो बहुत हुआ और अब जो अपोजिशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। बहरहाल इसके अलावा जो एक और ख़बर है वो ये है कि हमारे मरहूम हीरो अली सतपारा के बेटे जो हैं साजिद सतपारा, वो खटमुंडू में मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। उनकी तबीयत के हवाले से भी जानेंगे कि अभी कैसी उनकी तबीयत है और अभी उनका मिशन क्या है आगे जाने का। इसके अलावा एक और जो अहम खबर, कच्चे का इलाका। कच्चे के इलाके की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है छोटू गैंग का, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से छोटू गैंग के हवाले से खबरें पढ़ते रहे थे। उनके हवाले से अभी खबर ये है कि कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हुआ था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी डाकू वहाँ पर वैसे के वैसे मौजूद हैं। ये खबर क्या है, अंदर की खबर आपको भी बताएंगे। और एक और खबर है कि पीपल्स पार्टी में ख्वाजा सराओं ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो खैर आपको टॉपिक से अंदाज़ा हो गया होगा, आज के हमारे प्रोग्राम में काफ़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चे के इलाके की। नाज़रीन, सिंध का जो इलाका है, दरियाई सिंध जो है, दरियाई सिंध के साथ साथ जो इलाका है उसको जंगल कहा जाता है या वीराना कहा जाता है, क्योंकि उस इलाके में ज़्यादा आबादी नहीं है। आबादी कुछ थोड़ा आगे जाके शुरू होती है, आप ये वीडियो में भी देख सकते होंगे। अच्छा, ये जो आबादी है, ये जो इलाका है, यहाँ पर डाकुओं का काफ़ी अरसे से राज है। हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि छोटू गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो गई, फलाने गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो गई, पुलिस ने एक्शन लिया और काफ़ी दिन तक कार्रवाई होती रही, ये तक चलता है और उसके बाद जी गैंग के इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब अभी जो खबर ये है कि वहाँ पर सिर्फ ये एक छोटू गैंग नहीं है, बहुत सारे गैंग मौजूद हैं वहाँ पर जो कभी आपस में मिलकर भी कार्रवाई करते हैं या अलग अलग कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इन गैंग्स के हवाले से कुछ अंदर की खबरें सामने आई हैं और इस पर हम बात करेंगे। शेर अली खालिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और BBC में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इस हवाले से, बहुत दिलचस्प आर्टिकल है। वो शेर अली साहब से ही हम जानेंगे कि वो किस बारे में है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपका आर्टिकल बहुत दिलचस्प सा है, मैं खुद नहीं बताना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप खुद बताएं ये कच्चे के इलाके के हवाले से आपने जो उसमें लिखा है क्या है उसमें। जी, 2 बच्चे अगवा हुए थे 2020 में। एक का नाम अख्तर था और एक का नाम हीरा भी कहते हैं, उसको अख्तर भी कहते हैं। तो उनको फिर जब वो अगवा हुए रहीम यार खान की टेरिटरी से वो मज़दूरी करके आ रहे थे। जब वो मज़दूरी करके आ रहे थे, राजनपुर की हदूद के करीब पहुँचे तो उनको डाकू ने अगवा कर लिया। उसके बाद 15 पे कॉल चलाई गई। भोंग पुलिस जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में है वो मौके पर पहुंची, लेकिन आगे उनकी हदूद ख़त्म हो गई। वो नोगो एरियाज़ में एंटर नहीं हो सकती थी। अच्छा, ये कच्चे का इलाका नोगो एरिया क्यों है? 2002 से पहला ऑपरेशन हुआ था। सरमद सईद जो कि उस वक्त के DPO थे, उन्होंने बाबा लौंग गैंग, जिसको लठानी गैंग भी कहते हैं, उनके खिलाफ स्टार्ट किया था। बाद में जिनको छोटू गैंग शामिल हुआ, लुंड गैंग शामिल हुआ, पट गैंग शामिल हुआ। उस इलाके में गैंग्स एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं हम। तो ये जो कच्चे का इलाका है इसमें 7 पुलिस पिकेट्स भी हैं, 250 जवान्स भी वहाँ पर मौजूद हैं पुलिस के। लेकिन ये है कि इनको कहा गया है कि 5 बजे के बाद पुलिस को, ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि 5 बजे के बाद आपने अपने चौकी से, पुलिस चौकी से या पुलिस थाने से बाहर नहीं निकलना। अच्छा। अगर इमरजेंसी में आपको निकलना पड़े तो आप DPO को कॉन्फिडेंस में लें और उनको बताएं कि हमारे साथ ये इमरजेंसी हो गई है और हम बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि ये तो कोरोना वाला मामला हो गया कि आप इमरजेंसी, आप निकल नहीं सकते, बहुत इमरजेंसी है तो सिर्फ एक शख्स घर से निकलेगा और वो जाके सामान लेकर आएगा। जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बात की है, अच्छा कंपैरिजन किया है। इसी तरह ही सिचुएशन है। अब अगर आप उन इलाकों का थोड़ा सा वहाँ का देखें ना, टेरिटरी, रीजन, डायनामिक्स, तो वो है मार्शी प्लेसेस हैं, मतलब वहाँ पर कहीं पानी है, कहीं जंगल है, तो वहाँ पुलिस की एक्सेस नहीं है।
तो पुलिस वाले जब इन डाकुओं से राब्ते में रहते हैं तो 2002 से लेकर अब तक कई मरतबा कई पुलिस वाले अगवा हो चुके हैं। शेर साहब, इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी, ये डाकुओं के जो गैंग्स यहाँ पर आए हैं ये बने कैसे? ये मतलब उन्हीं इलाकों के लोग हैं या कहीं दूर दराज से आए हैं, ये बने कैसे? क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी, वो स्टोरी के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन पहले ये जानना चाहते हैं कि डाकू यहाँ पे बने कैसे? ये इसमें मैं डाकू को कोट करूंगा जिसका मैंने इंटरव्यू किया, डाडू बंगियानी उसका नाम है। वो कहते हैं कि डाकू पैदा नहीं होते, डाकू बनाए जाते हैं, और डाकू को बनाया पुलिस ने, डाकू को बनाया वहाँ के वडेरों और सरदारों ने। अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको माजी में ले जाऊं तो इसमें पहले सरदारी निज़ाम होता था, वहाँ खौफनाक हद तक मजबूत होता था। जी बिल्कुल। लेकिन जब मीडिया आया, अवेयरनेस आई, तो सरदारी निज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। सरदार पंचायतों के फैसले अपने डेरों पे करते थे। मुझे याद है कुछ डाकुओं को मैंने देखा हुआ है, तो उनको सरदार साहब तशद्दुद भी किया करते थे, पकड़ जब वो कहीं चोरी करते थे उनको बुलाया और उनको सज़ा भी देते थे। अच्छा। लेकिन जैसे मीडिया में अवेयरनेस आई, स्टेट ने कहा जी ये पंचायतें गैर कानूनी हैं, तो सरदारों ने वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। अच्छा शेर अली साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि वो डाकू से आपकी मुलाकात हुई, उसने कहा कि डाकू होते नहीं हैं, सॉरी बात हुई थी, आपने कहा कि वो कहते हैं कि डाकू बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अब ये जो एक वाक़या पेश आया कि एक खातून के बच्चे जो थे वो अगवा हुए थे, फिर उसके बाद वो खातून कुरान पाक लेकर गई, तावान नहीं दे सकी थी, कुरान पाक लेकर गई। इस स्टोरी के हवाले से ज़रा हमें ब्रीफली बताइएगा, क्योंकि हम डाकुओं के बारे में एक इमेज बना होता है कि बहुत सख्त होते हैं, जालिम होते हैं, मार देते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सी स्टोरी है, इसके हवाले से आपसे मैं पूछना चाहूँगी। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जालिम भी होते हैं, वो अजीब भी होते हैं, लेकिन वो इंसान भी तो होते हैं ना। बिल्कुल। और इंसानों जैसे दिल भी रखते हैं, और जिस तरह के हमारे ईमान है, जिस तरह के हमारे बिलीफ हैं, उनके भी हैं। वो एक रवायती इलाका है, कच्चे का इलाका, वहाँ पर जो रवायतें हैं वो बहुत मजबूत हैं। उन रवायत में आप खातून को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। मुझे याद है कि कई बार मैं वहीं से पैदल गुजर रहा होता था, अगर कोई बंदा बाइक पे जा रहा है और खातून साथ है उनकी, तो डाकू उनको नहीं रोकते थे, नहीं तो वो बाइक छीन लेते थे। अच्छा। अब ये खवातीन, जब इनके बच्चे अगवा हुए दोनों खवातीन के, ये वहाँ उसी इलाके की खवातीन? जी उन्हीं इलाके की खवातीन हैं, उसी इलाके की रहने वाली हैं। तो इनके फैसला हुआ, वहाँ लोग बैठे कि अब क्या करें, बच्चों को छुड़ाना है, डाकुओं की कॉल्स आ रही है कि हमें तावान दो 5-5 लाख रुपया। तो ये रोना शुरू हो गया, जी हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं दे सकते। अच्छा, कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो माँ की जो ममता होती है वो मजबूर होती है, बेशक वो ये नहीं देखती कि वो कौन सा डाकू कितना खतरनाक है। जब माँ वो उसका बेटा खतरे में होता है ना, तो उसकी ममता पूरी दुनिया से लड़ सकती है। बेशक ऐसा ही तो उसके लिए ये डकैत फिर क्या चीज़ है। लेकिन ये मजबूर माँ कुरान को अपने दुपट्टे में लपेटती है, और उन इलाकों में से जहाँ दिन में मैं और आप गुजरते हुए खतरा महसूस करेंगे, डरेंगे, खौफ आएगा, माँ की ममता चल के जा रही है। हाँ। लेकिन आपकी बात में काट रही हूँ, यहाँ पे असल में माँ का सबसे कीमती सरमाया क्या होता है? उसकी औलाद होती है। अगर उसकी औलाद अगवा हो गई है तो उसके लिए पीछे खतरा क्या रह गया? बिल्कुल अपनी जान के लिए तो उसके लिए कोई भी अहमियत नहीं है, उसके बच्चे की जान जरूरी है, इसलिए वो उन इलाकों से भी गुजर गई। जी बिल्कुल, वहाँ गुजरी और वो डाकू के कमीन गाहों तक चली गई, और उसने देखा, जो मुझसे उन्होंने बात की और मुझे बताया कि हर तरफ डाकुओं के मतलब ऐसे भी वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो किसी जहाज को भी गिरा सकते हैं। अच्छा। खौफनाक किस्म के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन माँ की ममता मजबूर है, वो अपने बेटों को छुड़ाने के लिए गई हुई है। तो डाकू कहते हैं पैसे लाए हो, तो वो कहती है नहीं सही, पैसे तो नहीं है। हाँ। ये कुरान है। क्या बात है। तो डाकू बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं, तो ये खातून कुरान लेके आई हैं, दोनों खवातीन 2 कुरान लेके गई हैं। तो डाकू के जो सरदार बैठा था, उन्होंने उनको कहा कि कुरान ले आओ, इधर से इनके हाथों से ले लो। वो कुरान उस डाकू ने चूमा। अच्छा। जी और कहा, जब उसने कुरान को चूमा ना, ये फिर एक रवायती बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक ढारस बांध गई खातून को, एक उम्मीद पैदा होगी कि मेरे बच्चे अभी मुझे मिल जाएंगे। तो डाकू ने कहा इनके बच्चों को छोड़ दो, हम कुरान और ख़वातीन का एहतराम करते हैं, हम कुरान और ख़वातीन का एहतराम करते हैं। तो डाकू ने उनकी रिहाई का परवाना जारी किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मतलब आप अपने मज़हब के साथ भी अटैच हैं, और जैसे कि हमारा दीन तो कहता है कि ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को चाहे जंग की हालत हो उनको कुछ नहीं कहना। तो उन डाकू ने जिन ख़वातीन के बच्चे अगवा किए थे उन्हीं की इज्जत की, और उनकी इस इज्जत के बलबूते पे उनके बच्चे उनको वापस कर दिए।
हाँ जी, ये हम सोच सकते हैं शायद कोई कहानी है, ये शायद कोई मूवी है, ये किसी फिल्म का सीन है। नहीं, ये हकीकत में वहाँ हो रहा था। लेकिन दर्दनाक मंजर फिर बदलता है कि जैसे वो बच्चे लाए जाते हैं, उनके सर के बाल, उनके ये बाल, उनकी मूछें वो मुंडी हुई थी। अच्छा। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जो फेस है वो तशद्दुद ज़्यादा है, क्योंकि वो तशद्दुद करेंगे तो इस खौफ की वजह से माँ बाप कुछ तावान देंगे, कुछ तावान दे देंगे। ये एक मैं समझता हूँ बड़ी दर्दनाक कहानी थी। ये एक दर्दनाक कहानी नहीं है, ये वहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं। लोग मतलब डेली बेसिस पे अगवा होते हैं, वहाँ कत्ल होते हैं। ऐसा लगता है कि जो रियासत एक माँ का तस्वुर है हमारे यहाँ, वो माँ बच्चों को भूल गई है। मतलब मैं उस इलाके से हूँ, मैं वहाँ से मैं ये चीज़ें देख के आया हूँ। जब मैं डाकुओं को देखता था, कोई रहीम यार खान से लोगों को बाइक्स पे सुबह 6 बजे अगवा करके आ रहे होते थे, तब मैं स्कूल पढ़ने जा रहा होता था, तो फिर मेरे अंदर में आता था, यार रियासत को तो हम माँ कहते हैं, माँ तो ऐसी नहीं होती। माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती, माँ हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती, ये कैसी माँ है? लेकिन उन माँओं ने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जाने के लिए देखिए कितनी हिम्मत का मुजाहिरा किया। मैं कहती हूँ ऐसा इलाका कि जहाँ पर जाते हुए किसी की रूह तक कांपती हो कि नहीं, इस इलाके में हम गए तो हम मर जाएंगे, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे इलाके में 2 ख़वातीन वहाँ पे गईं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, और जो उस इलाके के खौफनाक तरीन डाकू हैं उनके सामने जाके गिड़गिड़ाई अपने बच्चों के लिए, कुरान का वास्ता दिया। और देखें, डाकू ने कुरान पाक की भी इज्जत की और उन खवातीन की भी इज्जत की। अच्छा, आगे बता रहे थे, आगे क्या हुआ? ये जो ट्रस्ट है ना माओं का, रियासत पे होना चाहिए था। बिल्कुल सही। ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होता, वो रियासत की जिम्मेदारी होता है, वो रियासत का शहरी होता है। जब वो पैदा हुआ तो उसका अनरिटन मुआहदा हो गया रियासत के साथ, लेकिन रियासत माजरत के साथ फेल है। वहाँ रियासत हमें कहीं नजर नहीं आती, वहाँ नोगो एरियाज हैं, वहाँ पुलिस वाले अगवा हो जाते हैं तो वो आम आदमी की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? वहाँ 2002 से, उसके बाद 2010 में ऑपरेशन हुआ, 2009 में हुआ, 2016 में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ जिसमें 22 पुलिस वाले अगवा हुए थे और 7 शहीद कर दिए गए। इसी तरह फिर 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, रद्दुल सारिक अभी हुआ है कोई 4-5 महीने पहले, सिर्फ एक डकैत मारा गया, फिर रेंजर चली गई तो डाकू फिर वापस आ गए, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, वो आधे घंटे के फासले पर वो गुजर जाते हैं, सिंध में चले जाते हैं, 1 घंटे के मतलब बॉर्डर लगते हैं एक तरह से, कहना चाहिए बात लगे। अच्छा शेर साहब, आप बता रहे थे कि वो उन माओं के सामने जब बच्चों को लेकर आए, उनके सर और मूछें मुंडी हुई थी, आईब्रोज के बाल भी मुंडे हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उनके बच्चे उनको वापस उसी तरह कर दिए? कोई बातचीत हुई वहाँ पे? क्या हुआ फिर उन खातून ने बताया आपको? वो माएँ तो रोना लग गई। तो उन माएँ के साथ 2 जो उनके मर्द थे वो भी साथ थे और एक डाकू का सहूलतकार भी साथ था। अच्छा। अब सहूलतकारी पे भी हम बात करेंगे तो माँ रोने शुरू होगी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को इस तकलीफ में नहीं देख सकती। वो बच्चे को जरा सी सुई चुभ जाए, उस पर बच्चा जरा सा मुंह बनाए तो माँ रोना शुरू कर देती है, माँ का दिल कट जाता है। क्योंकि मुझे याद है मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था, उसको थोड़ी सी पेट की तकलीफ थी, वो जब रोता था तो मैं उसके साथ रोना शुरू कर देती थी। मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे बच्चे को तकलीफ क्या है, तो वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं मैं इतनी ज़्यादा फील करती थी कि मैं रोना शुरू कर देती थी। और जब आपका बच्चा जवान हो गया हो तो उस चीज़ की तो तकलीफ़ ही और होती है कि आपके बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ़ आए या आपका बच्चा आपकी नज़रों से ओझल हो जाए, क्योंकि जवान औलाद आपने अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखा होता है, तो उस बच्चे के अगवा होना, इस तरह की तकलीफ़, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। वो खातून ने एक मुझे अजीब बात की तो मेरा दिल भी पसीज गया। अच्छा। रिपोर्टर ज़रा बेरहम हो जाते हैं ये चीज़ें देख देख के, तो वो कहती हैं कि मैं रब से दुआ कर रही थी, अपनी हिफाजत और बच्चों की हिफाजत की दुआ मांग रही थी, साथ मेरे साथ कुरान भी था, और हम ज़मीन को माँ समझते हैं कि ये भी हमारी हिफाजत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जब पहुँची ना तो उसने देखा कि उनके बच्चों को मतलब उन पे तशद्दुद किया हुआ है, तो वो रोना शुरू हो गई। तो डाकू ने कहा कि इनको फौरी तौर पर चुप करो, तो नहीं तो हमने बच्चे नहीं छोड़े। ऐसा लगता था कि उनके अंदर का कहीं कोई इंसान भी डैमेज हुआ है, वो जो बेरहम हो गए थे। वो मतलब ये जो वालिदैन वाले एक्सप्रेशन होते हैं, जो इम्प्रेशन होते हैं, ये चाहे दुनिया का कोई कितना ही इंसान जालिम क्यों ना हो, वो एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर यहाँ से इनको ले जाओ। वो फिर ख़वातीन उसी रात, मतलब जहाँ जंगल ही जंगल है, जहाँ वीराना ही वीराना है, बिला खौफ
ढाकों के पास पहुंची और अपने बच्चों को लेके खुशी के साथ आ रही हैं, तो उनका एतमाद कायम हुआ इंसानियत पे, लेकिन माजरत के साथ उनका एतमाद कायम नहीं हुआ रियासत पे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की तकलीफ पे माएँ तड़प गईं और वो अपने बच्चों के लिए इतने ख़तरनाक जंगल में चली गईं। वो सोच के मतलब मेरी रूह कांप गई है कि एक बच्चे पे जब इस तरह की तकलीफ़ आए और रियासत कुछ ना कर पा रही हो, तो माँओं ने किस तरह हिम्मत की, वो ख़ुद वहाँ पे चली गईं। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? रियासत का है। ये जिम्मेदारी किसकी थी कि उन बच्चों को छुड़वाया जाता? रियासत की जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों को वहाँ से छुड़वाया जाता। अच्छा शेर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि उन खातून ने जिनके बच्चे अगवा हुए थे, आपसे बात की, उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने हुकूमत से कोई रब्ता किया था उनके बच्चों को छुड़वाया जाए, कि उनके बच्चों को छुड़वाने के लिए कोई कहीं से रिस्पॉन्स आया था? जी 15 पे उन्होंने कॉल की, उसके बाद DPO रहीम यार खान को कन्वे किया गया, DPO राजनपुर को कन्वे किया गया, यहाँ से DIG ऑपरेशन पंजाब सुहेल अख्तर सुखेरा साहब हैं, उन्होंने दोनों DPOs को कॉल किया और इंस्ट्रक्शंस दी कि बच्चे रिकवर कराएं। अच्छा। लेकिन उन DPOs की, मैं फिर कह रहा हूँ माज़रत के साथ, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन इलाकों में जा सकें, उस इलाके में, क्योंकि वो खौफनाक डकैत हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, इतने मॉडर्न वेपन हैं कि वो पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस सोच सकती है कि हमारे पास इस तरह के वेपन्स होने चाहिए, लेकिन नहीं हैं। आगे फिर वो छोटे छोटे जजीरे हैं। अच्छा। उन जजीरों में उनकी कमीन गाहें बहुत मजबूत हैं, बंकर बने हुए हैं जहां वो बैठे होते हैं, तो वहाँ तक पुलिस की एक्सेस बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये तो हम बहुत अरसे से न्यूज़ में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक ऑपरेशन शुरू होता है तो वो कितने कितने दिन तक जारी रहता है, क्योंकि वो उनके इलाके में ही एंटर नहीं हो पाते पुलिस वाले। जी। अब इसका हल है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, लोग चांद को छोड़ के मरीख पे पहुंच रहे हैं, तो आप हमारी पुलिस ऐसी है कि वो कच्चे के इलाकों में उन जजीरों तक नहीं पहुंच सकती। तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं रियासत के इदारों की तरफ से, ख़ास तौर पर मैं समझ लगूंगा पुलिस की तरफ से। भाई आप गनशिप हेलीकॉप्टर लें, आप वहां पहुंचे, आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली हुई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के तरीके आप हिट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं, फिर मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ब्रेक पे भी हमने जाना है कि ये चीज़ रियासत की जिम्मेदारी है। जब रियासत ही माँ का किरदार अदा नहीं करेगी तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? जब माँ ही अपने बच्चों की सही तरह देखभाल नहीं कर सकेगी, उनकी हिफाजत नहीं कर सकेगी, तो बच्चे किस तरफ जाएंगे? बहरहाल डॉक्टर शेर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक अच्छी खबर है हमारे नाजरीन के लिए कि ICC ने शाहीन शाह अफरीदी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का दिया है टाइटल, क्योंकि भारत के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने, यकीनन हम सब उस वक्त खुशी से पागल हो रहे थे जब ये मैच जारी था। तो लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी और इतना ज़बरदस्त उन्होंने खेला भारत के खिलाफ कि ICC की जानिब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उनको एजाज़ दिया गया है। यकीनन ये उनके लिए सिर्फ एजाज़ नहीं है, ये हम सबके लिए ही एजाज़ है। तो हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सीनियर हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान, मैच में जो परफॉर्मेंस थी शाहीन शाह की, उसके तो हम सब फैन हो गए थे और लगता है कि ICC भी शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस का फैन हो गया है। देखिए, प्ले ऑफ द टूर्नामेंट उनके उस बॉल को करार दिया गया है, जिस तरह से शाहीन ने जो बॉलिंग की थी भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। आप देखेंगे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को ICC ने जो टीम बनाई है इस वर्ल्ड कप की, उसका कप्तान भी मुकर्रर किया। ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। और उसके बाद अब जिस तरह ये शाहीन अफरीदी वाला हुआ है कि उनके बॉल को प्ले ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया है, सही, तो ये पाकिस्तान के लिए नहायत खुशाइंद है। आप देखें कि दो खिलाड़ी ये हैं, ये ICC की सतह पर इनको शनाख्त मिली है इस टूर्नामेंट के एतबार से। और पाकिस्तान के 5 मैचेस जो 6 मैचेस में से 5 मैचेस में 5 मुख्तलिफ लोगों ने टूर्नामेंट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया है। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान के लिए नहायत खुशाइंद है। और शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, आप देखें कि उन्होंने उन जैसी तेज गेंदबाजी पाकिस्तान इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी फास्ट बॉलर ने नहीं की। उनसे बेहतर, उनसे तजर्बाकार और उनसे ज्यादा क्रिकेट खेले हुए तेज गेंदबाज इस वर्ल्ड कप में मौजूद थे, लेकिन शाहीन अफरीदी के पास भी कोई नहीं रहा। आप देखें
बुमराह भी अपने पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाए, मिचेल स्टार्क की खराब कारकर्दगी सबके सामने है, एडम मिलन की कारकर्दगी जो कि न्यूजीलैंड से उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स हों, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा शाहीन शाह अफरीदी ने किया है ना, वो जो केएल राहुल को और रोहित शर्मा को 2 बॉल किए हैं, उन्होंने 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और उनकी वो जो बॉलिंग थी, उनकी तेज गेंदबाजी को देखते हुए आप ये देखें कि वो लोगों में जो टेलीविजन पर देख रहे हैं या जो स्टेडियम्स में बैठे हुए हैं, उनमें एक नया जोश और जज्बा पैदा कर देते हैं, लोग बिल्कुल जुड़ जाते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि वो एक लम्हे के भी लिए भी और वो मैच तो जो भारत के खिलाफ थे इमरान, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। वो तो जैसे कि हमारे तो मिनिस्टर्स कह रहे थे यहाँ पे कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो हमारे लिए तो वर्ल्ड कप यही मैच है, हम वर्ल्ड कप जीत गए अगर ये मैच जीत गया। तो उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। देखें, आप देखें कि प्ले ऑफ द टूर्नामेंट की 2 वजूहत, प्ले ऑफ द टूर्नामेंट जो कहा गया ना, उसकी 2 वजूहत, आपने बिल्कुल कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, उसकी 2 वजूहत है। एक वजह यह कि इंडिया बड़े बहुत ज्यादा एतमाद के साथ इस टूर्नामेंट में आ रहा था। पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ वर्ल्ड कप मैचेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, और ये पाकिस्तान की पहली फतह थी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में। 2 चीज। तीसरी ये चीज है कि शाहीन शाह अफरीदी तजर्बे के एतबार से कम थे जो खिलाड़ी उनके सामने खेल रहे थे। इन सारी चीजों को मिलाते हुए, और फिर आप देखें कि 1.5 अरब से ज्यादा लोग अपनी टीम को, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए टेलीविजन पर या उनके पीछे खड़े थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, तो शाहीन शाह अफरीदी के ये जो बॉल थे, ये यकीनी तौर पर नहीं भूल सकेंगे। जैसे वसीम अकरम के 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में बॉल थे, फिर शोएब अख्तर ने जो इंडिया में 2 गेंदों पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, वो बॉल, फिर जिस तरह से मोहम्मद आमिर की चैंपियंस ट्रॉफी की कारकर्दगी है, जिसमें उन्होंने फाइनल में जो कारकर्दगी थी इंडिया के खिलाफ, वो वाली गेंदबाजी, और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के इस होनहार, पाकिस्तान के इस बेहतरीन तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने। तो ये यकीनी तौर पर ये बरसों और दहाइयों तक याद रहने वाली कारकर्दगी है, जिसका आप देखें कि उसके बाद शाहीन ने वैसे बॉल, वो थोड़ा सी झलक नजर आई पूरे वर्ल्ड कप में, वो भी आखिर में जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आए। वो इतने अच्छे बॉल थे, खुद शाहीन शाह अफरीदी भी उसको बावजूद कोशिश के दोहरा नहीं सके। तो वो जोश और जज्बा जो मतलब बस वो एक लम्हा था, जिस लम्हे में वो कर गए, वो लम्हा फिर नहीं आया। हाँ, उसमें नहीं आया, वर्ल्ड कप में तो नहीं आया, वर्ल्ड कप में नहीं आया। सिर्फ वो जो एवन फिंच को आउट किया है वहां पर थोड़ा नजर आया, लेकिन ऐसे बॉल हर मरतबा खिलाड़ी बावजूद सलाहियत के बहुत मुश्किल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान, जब शाहीन शाह अफरीदी को ये एजाज़ दिया गया है, ये स्टेटस है यकीनन उनके लिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पर, इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी से पहले क्या किसी पाकिस्तानी बॉलर को कभी ये स्टेटस मिला है? देखिए, ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं जैसे जैसे आगे जा रही हैं, आईसीसी टीम्स बनना शुरू हो गई हैं, इस किस्म की चीज मुझे याद तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो शनाख्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या बैनुल अक़वामी सतह पर गेंदों की है ना, जिस तरह से मैंने अभी आपको याद करवाया कि जब पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गया था, शोएब अख्तर ने 2 मुसलसल गेंदों पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, तो उस वक्त फिर स्टेडियम में आपको एक आप सुई भी गिरने की आवाज महसूस की जा सकती थी। फिर जिस तरह से वसीम अकरम का मैंने आपको हवाला दिया कि 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब उन्होंने 2 मुसलसल गेंदों पर आउट करके 2 बल्लेबाजों को, लैम्ब और लुइस को, तो पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए थे, और जिस तरह से मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी को लोग अभी तक याद करते हैं। तो ये बजाते खुद अगर आईसीसी इसको ये प्ले ऑफ द टूर्नामेंट करार ना भी देती, तो ये शायकीनों के दिलों के ऊपर नक्श है, ज़हनों के ऊपर नक्श है, दिलों में लोग इसको याद करते हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये जो 2 बॉल्स हैं, ये आपको मुख्तलिफ इश्तहारात में नजर आएंगे। आईसीसी जब कोई अपना टीजर बनाया करेगा या जो कोई भी प्रोमो शूट करेगा, तो जब वो इसी चीज जो उसमें ये उनको शॉट्स चाहिए होंगे, यादगारी शॉट्स कहना चाहिए कि यादगारी शॉट्स है जी, यादगारी शॉट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखें कि इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक नए लेवल पर लेकर गए हैं। सारी की सारी जो ये जो प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का है ना, उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की टीम का इस टूर्नामेंट में रंग बदला है ना, वो इन 2 बॉल्स ने बदला है, जिसपे शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में जो एक नई रूह फूंकी गई, जो एक नई जान आई, वो फिर आपको सेमीफाइनल तक नजर आई है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बिल्कुल अपने पोटेंशियल से भी आगे जाकर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। और उसका क्रेडिट पूरे का पूरा शाहीन शाह अफरीदी को जाता है, उनके कोचेस को जाता है, उनके अहले खाना को जाता है, और जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है कि वो इस सतह पर आए हैं, उन सब लोगों को जाता है। और पाकिस्तान में अगर जिस तरह आपने
सियासतदानों की बात की है तो वो जो कारकर्दगी के ऊपर जो एतमाद आता है ना, वो कारकर्दगी के ऊपर ही आता है। जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको किसी इजाफी तौर पर, गैर जरूरी तौर पर किसी तशहीद की जरूरत नहीं होती। कारकर्दगी के साथ लोग चलते हैं, फतूहात के साथ लोग चलते हैं। आपकी जो तमाशाइयों की या परस्तारों की तादाद बढ़ती है वो कारकर्दगी के साथ बढ़ती है। किसी फ्लॉप फिल्म के हीरो को कोई अपने एड में नहीं लेता, कोई इश्तहारात में लेता, कोई उसकी फॉलोइंग नहीं होती। जब तक आपके खिलाड़ी खेलते हैं, जब तक बेहतर परफॉर्म करते हैं, जब वो टॉप क्रिकेट खेलते हैं तो दुनिया खुद उनके पीछे आती है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग को एक नया रंग दिया है, लोगों में एक नया जोश और जज्बा पैदा किया है, पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट के तरफ दोबारा बुलाया है। ये बिल्कुल जिस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान में बैटिंग के हवाले से अपने बेहतरीन खेल से लोगों को क्रिकेट की तरफ ला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ये अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान के नौजवानों को उभार रहे हैं, तेज बॉलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान, आप जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो अपनी तेज बॉलिंग से शाहीन शाह अफरीदी और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो लोगों को क्रिकेट की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी जो हैं अपनी बॉलिंग में इस वक्त उरूज पर हैं, मतलब आप उनका करियर किस तरह देखते हैं कि ये जो उन्होंने बॉल्स करवा दी हैं, जो आप जिनका हवाला भी दे रहे हैं, इसके बाद उनका करियर आपको किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा एक तो बासलाहियत, खुदादार सलाहियतों के मालिक हैं, मेहनती भी हैं और गुज़िश्ता 2-3 बरस में वो पाकिस्तान का हर फॉर्मेट खेल रहे हैं। और जिस तरह से वो विकेट्स ले रहे हैं, जिस तरह से उनमें जोश और जज्बा है, जिस तरह से वो बेहतर दिमागी सूरत हाल में यानी कि जहनी मजबूती के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई शक नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नजर बद से बचाए, वो किसी भी किस्म की इंजरी से महफूज रहें, किसी भी किस्म के तनाज़े से महफूज रहें। ये बहुत लंबी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए मैं देख रहा हूँ। और जिस तरह से वो तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, ये फास्ट बॉलर्स जो है ना, ये क्रिकेट के दहशतगर्द होते हैं, ठीक है। और इनकी दहशत जो है, जिस तरह वकार यूनुस, वसीम अकरम की दहशत थी, शोएब अख्तर की दहशत थी, आने वाले दिनों में ये इनकी इसी कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तौर अपने आज से 5-7 साल के बाद, 10 साल के करियर के बाद जब ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये किसी भी तरह से वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इन जैसे खिलाड़ियों से, सरफराज नवाज पाकिस्तान के ग्रेट्स हैं, उनके साथ खड़े नजर आएंगे अपने अदाद-ओ-शुमार के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, अपने व्यक्तियों के एतबार से, जो पाकिस्तान की फतवाहत में ये अहम किरदार अदा करेंगे। ये किसी भी तौर उससे पीछे नजर नहीं आएंगे। ख्वाहिश मेरी ये है कि अल्लाह करे कि इन्हें अपने करियर के आगाज में वर्ल्ड टाइटल मिल जाए, तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद खिलाड़ी का एतमाद बहुत बुलंद होता है, उसकी सलाहियतों को और ज्यादा निखर कर सामने आने का मौका मिलता है। और अगर पाकिस्तान को ये मिल जाते हैं आने वाले 1-2 बरस में, वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान को मिल जाता है। अच्छा इमरान, एक सवाल है जिसका मैं आपसे मुख्तसर जवाब लेना चाहूंगी कि अब इस पॉइंट पर जबकि वो अपने करियर के अरूज पर हैं और आप उनका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट भी बता रहे हैं, खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है अपने आप को संभाल कर चलना? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी अपने करियर के अरूज पर गए इससे पहले प्लेयर, चाहे वो बॉलर्स हैं या बैट्समैन, कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा गए और वो किसी ना किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो उनका करियर डाउन हो गया। शाहीन शाह अफरीदी के लिए इस वक्त संभलना कितना ज़रूरी है? देखिए, तनाज़ात जुड़े होते हैं। जब आप इतनी बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप देखते हैं ना कि हर वक्त हज़ारों लाखों लोग आपके पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है। मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जहां पर हम ये मिसालें याद करते हैं कि कुछ लोग किसी और वजह से उनके करियर खराब हुए, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वहीं पर ही पाकिस्तान के कई ऐसे अजीम खिलाड़ी हैं जो इसी शोहरत में, इससे अभी तो शाहीन शाह शुरू में है ना, इससे ज्यादा मशहूर थे, इससे ज्यादा मारूफ थे, इससे ज्यादा मकबूल थे, लेकिन उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली, 20 साल तक क्रिकेट खेली है। शोहरत संभालना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हम दुआ करते हैं कि शाहीन अफरीदी अपनी शोहरत को संभालें और पाकिस्तान का नाम और रोशन करें। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और ज़बरदस्त सा तज्जिया भी दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी जो अगली खबर है वो आपसे शेयर कर लेती हूँ कि कराची में गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा सराओ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और उनकी 25 सरकर्दा रहनुमा जो हैं उन्होंने, जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार खोड़ो,
ان کے ساتھ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو خواجہ سراؤں نے صرف پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. پریزیڈنٹ جینڈر انٹریکٹیو الائنس ہیں بندیا رانا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ پیپلز پارٹی ہی کیوں، باقی کوئی دوسری جماعت کیوں نہیں. السلام علیکم بندیا صاحبہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آشا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ نے اب سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں. تھینک یو سو مچ آشا. یہ ضروری تھا کیونکہ خواجہ سراؤں کے 2002 سے میں کام کر رہی ہوں، تو یہ ضروری تھا کہ ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہمیں چاہیے تھا جس میں ہم خواجہ سراؤں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو آنے والے وقت میں جو اب درپیش ہیں، تو ظاہر ہے اگر ایک پارٹی ہوگی، ایک پلیٹ فارم ہوگا، تو وہاں پہ جا کے ہم سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جا کے بات کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے خواجہ سراؤں کے مسئلے حل ہو سکیں. اچھا، یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی آواز ایوانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس لیے آپ لوگوں نے سیاست میں باقاعدہ خود اترنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ہم سے تو مطلب ہر پارٹی کے لوگ ہی ملتے ہیں، کرتے ہیں، مگر ہم یہ بولیں کہ ہم کسی کو کیوں کہیں، جو ہم وہاں تک رینج ہم خود کیوں نہیں کر سکتے. جب ریزرو سیٹ عورتوں کے لیے، اقلیت کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی، خواجہ سراؤں کا ونگ کیوں نہیں بن سکتا. تو ہمیں مطلب جو ہے اور پارٹیوں سے بھی ہم نے سب سے ملاقاتیں کری، مگر پاکستان پیپلز پارٹی جو سدا بہار پارٹی ہے اور جو ہمارے پورے پاکستان کے خواجہ سرا ہیں، وہ بے نظیر بھٹو شہید کو بہت چاہتے ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی اور خود بھی میں مطلب بہت زیادہ مطلب بے نظیر صاحبہ کو مطلب لائک کرتی تھی میری فیملی. تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی ہی جوائن کرنی چاہیے. اچھا، اس وقت ویسے تو قانون سازی، جی آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں پھر آپ سے سوال کرتی ہوں. ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اگر دیکھیں نا کہ جتنے بھی کیونکہ میں ویب کی بھی ممبر رہی ہوں، جتنے بھی عورتوں کے لیے، معذور افراد کے لیے اور ریپ کے اوپر جتنے بھی کاریکاروں کا ہو گیا، یہ سب جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی قانون سازی کری ہے. اور اب بھی جو ہمارا بل ہے جو ہم لوگ خواجہ سراؤں کا دینے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت جلد ہم لوگ مطلب جو ہے نا سندھ اسمبلی میں ہم لوگ لے جائیں گے. ظاہر ہے اگر ایک ہم لوگ ڈرا بیک بل تیار کریں گے قانون سازی کے لیے، وہاں پہ پاس ہوگا تو آگے اس کے رول بنیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اچھا، ویسے تو مطلب عام خیال یہ ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے، جو سیاستدان ہیں یا جو نو منتخب ہوتے ہیں، وہ اسی پارٹی کی طرف جاتے ہیں. اب پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے تو ایک عام خیال یہی ہے کہ جو بھی اب بائی الیکشن ہوں یا جو بھی ہوں، تو جو رہنما ہیں وہ اسی پارٹی کو جوائن کریں گے. آپ نے صرف پیپلز پارٹی کا انتخاب ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے بھی محبت ہے، لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح آپ کی آواز آگے پہنچا سکتی ہے اور باقی کوئی دوسری جماعت نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مطلب عورتوں کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو تھی اس کا پیری فقیری سے بہت مطلب تعلق تھا. اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کون سی بس سے اقتدار پارٹی ہے اور ہم اس کو جوائن کر لیں. ہم نے وہ پارٹی جوائن کری جو سدا بہار پارٹی ہے، وہ پارٹی ہم نے جوائن کری جو کسی عامر کے آگے جھکی نہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے مگر وہ جھکے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں. اچھا بندیا صاحبہ، آپ کو کیا عمران خان پسند نہیں ہے؟ حالانکہ عمران خان جب الیکشن ہو رہے تھے تو کہا جاتا تھا کہ موسٹ ہینڈسم جو پرائم منسٹر ہیں وہ اب آنے جا رہے ہیں، تو وہ تو اتنے ہینڈسم ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں. یا نواز شریف صاحب ہیں، چلیں ان کو بھی لوگ پسند تو کرتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ دونوں رہنما پسند نہیں آئے کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ جوائن کر لیں یا پی ٹی آئی جوائن کر لیں یا ایم کیو ایم جوائن کر لیں؟ بات یہ ہے اگر کرکٹ کی حد تک عمران خان آ جائے تو ویلکم. اور دوسری بات یہ کہ ان کی بھی بہت عزت ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب کے لیے بہت عزت ہے، نواز شریف ہو گئے، سب کے لیے بہت عزت ہے. پتہ کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ سامنے والوں کو دیتا ہے. ہم تو عزت کے دیں گے، مگر میں کسی ایسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہوں کہ میں گلی میں نکلوں اور لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ میں سب کی عزت کرتی ہوں اور میں کسی کو بھی برا بھلا اس پارٹی میں
पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को अच्छा बोलूं या किसी को बुरा बोलूं। जो अच्छा होगा, मुझे अगर अल्लाह ने, सरकार ने मुझे इज्जत दी है तो मैं उसका यही करूंगी, मैं सामने वाले को इज्जत दूंगी। हाँ, अगर खामखा कोई तनकीद या कोई निशाना बनाता है तो वो जैसा सवाल करेगा वैसा जवाब लेगा, ये तो मेरा राइट है। अच्छा बिन्नी साहिबा, आपको लगता है क्या कि पीपल्स पार्टी उस तरह डिलीवर कर रही है, अवाम के मसाइल को आगे ला रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी पे तो तनकीद की जाती है कि सिंध पे बस उन्होंने हुक्मरानी कर रहे हैं लेकिन सिंध के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए कुछ कर रही है और ख़ास तौर पर आपकी पार्टी के लिए, आपकी जमात के लिए कुछ करेगी? देखें, बात ये है कि देखें ना, अभी मतलब बात ये है ना कि सिंध तो सारा ओपन है, यहाँ तो कोई मसला होता है प्रेस में, मीडिया में, आप अंदरूने पंजाब चले जाएं, अंदरूने बलोचिस्तान चले जाएं तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। मेरे पास रिसर्च मौजूद है। अच्छा। वहाँ आप अंदरूने बलोचिस्तान चले जाएं, वहाँ हेल्प की सहूलियत कितनी है। आप अंदरूने पंजाब चले जाएं, खाली लाहौर चमकाने से लाहौर लाहौर बस करना नहीं किया जाए। बहरहाल कराची इंटरनेशनल शहर है और कराची में पूरे पाकिस्तान के, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो जाहिर है उसकी वजह से, जाहिर है अगर एक जगह अगर 100 लोगों की एक है और वहां पे अगर मतलब 500 लोग आ जाएंगे तो वहाँ सीवरेज का मसला भी होगा, वहाँ पानी का मसला भी होगा, वहाँ दीगर भी चीजें होंगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं बिंदिया साहिबा कि आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है तो ये आपके हक में बेहतर साबित हो, और जैसे कि आप चाह रही हैं कि सियासत में आपकी कम्युनिटी में से भी कोई होना चाहिए, तो ये आपके हक में, आपकी कम्युनिटी के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई हैं, और अगले टॉपिक की जानिब जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जो अगली स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ थोड़ी सी तशवीशनाक है। कल एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर कि मरहूम पाकिस्तानी को पैमा अली सतपारा के जो साहबजादे हैं साजिद अली सतपारा, वो इस वक्त खटमंडू में मौजूद हैं माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए। तो वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें ये दिखाया गया था कि उनको रस्सियों से बांधा हुआ है और उनकी हालत कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही थी। कुछ इतलात ये भी आई हैं कि माउंट एवरेस्ट सर करने के दौरान ही आगे जाते हुए कहीं रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको वापस बेस कैंप लाया गया और वहाँ पर उनकी तबीयत कुछ ऐसी हुई कि उनको रस्सियों से बांधना पड़ा। कैसी उनकी तबीयत है, अभी क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे। अयाज शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद के दोस्त हैं। अयाज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अयाज? शुक्र अल्लाह का, आप उनकी दुआएं चाहिए। अच्छा अयाज, सबसे पहले तो आपसे साजिद की तबीयत के हवाले से जानना चाहेंगे, क्या इत्तलात हैं, साजिद कैसे हैं, क्या हुआ था उन्हें? अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत जो है वो बेहतर है। हुआ ये था कि ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने जा रहे थे और इनके साथ 2 फ्रेंच क्लाइंबर थे और न्यू रूट्स माउंट एवरेस्ट के लिए क्लाइंब करने के लिए इनका प्लान था एक्सपीडिशन का। तो लेकिन ये बिफोर नियर ऑफ द बेस कैंप इनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई और वहाँ पे इनकी तबीयत जब खराब हुई तो ये आउट ऑफ थोड़ा सा सेंस में चले गए, तो फिर इनको रेस्क्यू करके नीचे लाया गया। और बेसिकली जब ये वहाँ गए तो वहाँ इनके वालिद के जो बहुत अच्छे दोस्त भी इनके साथ क्लाइंबर जो थे वो भी थे, फिर नेपाली थे। तो वो फिर एक क्योंकि ही वाज वेरी यंग माउंटेनियर और बड़ी छोटी एज है इसकी साजिद की, तो वो जब इसने सानिया देखा अपने वालिद को वहाँ पे, जब उसने T2 पे उसको मिस किया वहाँ पे डेड बॉडी इनकी, फिर दोबारा ये गए वहाँ पे जाके उनकी तफ्तीम की उसी 8000 मीटर्स पे। तो वो सारा ख्यालात, वो मेरे ख्याल शॉक में थे अभी तक भी वो। तो रात को आई डोंट नो पर क्या हुआ और उनको हाइट्स का इशू जो है वो लगा, हाइट एल्टीट्यूड्स का प्रॉब्लम बना है। अच्छा। तो उसके बाद जो है ये तबीयत इनकी जो है वो सेंस में नहीं रही और फिर नॉर्मली होता यही है कि इनको आप उतार के नीचे लेके आते हैं, क्योंकि जब जवान बेटे ने अपने बाप का ये पूरा सानिया देखा हो अपनी आंखों के सामने और फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर जाके फिर उसको दोबारा समर में उसको डेड बॉडी को वहाँ पे किया और फिर जाके नेपाल में उनके वो पुराने दोस्त मिले और जिनसे उनका जिक्र हुआ उनका, क्योंकि तब तक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक जा रहे थे। तो अचानक जो है वो इनकी तबीयत खराब होगी और मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि इस तरह की वीडियोस हमारे जो एक इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तानी जो दुबई में सेटल हैं उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया बना के, तो कम से कम उनको ऐसी चीजें को नहीं करना चाहिए। हमारे हीरोज हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड है, तो अगर वो उनको देख भी लिया है तो उसको मतलब सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए था।
और वो दाल कितना हमारे फैमिलीज जो है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान यकीनन वो फैमिलीज एकदम से परेशान हो जाती हैं हालत देख करके, पता नहीं क्या हो गया। वाकई सही कह रहे हैं आप कि ऐसी वीडियो शेयर करने से पहले फैमिली से भी रब्ता कर लें कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्योंकि हम अंधाधुंध ऐसी वीडियोस शेयर कर देते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता कि आगे जो उस शख्स के ख़ानदान वाले हैं या आसपास के दोस्त अहबाब हैं उन पे इसका क्या असर पड़ेगा। अच्छा अयाज, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि गालिबन साजिद जिनको पैमा के साथ गए थे, वो इनका वालिद का इनके साथ कोई मुआहिदा हुआ था? हाँ, वो उनके वालिद के बड़े अच्छे दोस्त भी थे और उनके साथ उनका प्लान ये था, जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अच्छे जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने 2-3 साल के लिए प्लान्स करके रखते हैं। अच्छा। कि हमने नेक्स्ट ईयर इसको क्लाइम करना, नेक्स्ट ईयर इसको जाएंगे। तो क्योंकि ये प्लान अली जो मरहूम सतपारा का ये था कि जी हमने उन्होंने 7 पीकें क्लाइम कर ली थी, 8 पीकें, तो वो उनका 14 का क्लाइम करने का प्लान था पूरा। तो ये उनके साथ एग्रीमेंट ये था कि हम मिलकर पूरी यही जो एक्सपीडिशन है ये जाके माउंट एवरेस्ट को भी सबमिट करेंगे और जितनी भी डिफरेंट पीक्स रह गई हैं, 4-5 जो 6 पीकें रह गई हैं, तो उनको जाके भी क्लाइम्स करेंगे। तो ऑलरेडी उनके साथ ये सेटलमेंट हुई और एक टीम बनी हुई थी और टीम वर्क था। और माउंटेनियर्स में ये होता है कि आपका हमंगी होती है, क्योंकि जिस तरह अभी ये साजिद के साथ वो एल्टीट्यूड्स में आता है तो इंसान अपने सेंस पे नहीं रहता, कि उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसीलिए जब इसको सेंस पे नहीं हुआ तो इसको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि ये ट्रैक के थ्रू नीचे लाया गया है, इसको वो करते रहे, बीच में ये ठीक भी रहा, बीच में थोड़ी तबीयत खराब होगी। तो वो ट्रैकिंग करते हुए कुछ ऐसी खाइयां होती हैं जहाँ पे गिर जाए तो वहाँ पे आपको पता है फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहा और ये दोबारा कोई इस तरह का इसको एल्टीट्यूड का दोबारा प्रॉब्लम ना हो कि इसको शॉक लगे और ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो इस वजह से इसको ये जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए और बेसिकली ये जो किया गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रैक से नीचे लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसको हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू में ले आए हैं और काठमांडू में अभी इसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये बेहतर होंगे, अभी लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, ये वापस ऊपर जाएंगे या इनको वापस। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में जैसे कि आपने कहा कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनको मेंटली थोड़ा सा शॉक लगा, वो जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको नीचे लेकर आए। इस तरह की सिचुएशन में क्या ये इजाज़त दी जाती है कि आप जब रिकवर कर जाएं तो दोबारा से आप फिर से उतनी पीक पर जाएं, दोबारा से आप ये जैसे माउंट एवरेस्ट सर करने गए थे, सबसे ऊँची चोटी है, तो दोबारा से किसी इस तरह की चोटी तक जाएँ आप, क्या इजाज़त दी जाती है डॉक्टरों की तरफ से? डिपेंड करता है टू द केस, क्योंकि इनका जो गांव है ये हमारा 3000 मीटर्स पे ऑलरेडी हमारा गांव है, ये सतपारा जो है, और इतनी बुलंदी पे ये रहते हैं। और मेरे जहां तक ख्याल है इसको जो वालिद का जो शौक लगा है जहन में वो था, उसकी वजह से जो है ठीक है वो उसको थोड़ा सा ज्यादा जो है उसको उसने फील किया और महसूस किया और उसकी वजह से मेरा ख्याल जितना भी है, क्योंकि उसने वो सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे जब नेपोल्स में उसके दोस्त मिले और उनके साथ डिस्कस हुआ और वहाँ पे मैं देख रहा था, मतलब वो उस कैफियत में चले गए, वो उस कैफियत में चले गए। यस ऑफ कोर्स, वो उस कैफियत की वजह से ये जो सारा जो प्रॉब्लम्स हुई है उस बेचारे के साथ, तो इस वजह से हुआ। लेकिन अदरवाइज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान का बेस्ट क्लाइंबर है, स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग है। बस वो किसी टाइम भी बैड लक हो जाती है इंसान के साथ। तो बस यही मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि कोई भी वीडियो वायरल करने से पहले हमें ऑन बोर्ड करना चाहिए था, फैमिलीज को बताना चाहिए था कि यार इस तरह। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपकी तरफ से भी है और यकीनन अपने प्रोग्राम के थ्रू भी देंगे कि इस तरह की कोई वीडियो जिसमें किसी शख्स की किसी ऐसी तबीयत के हवाले से दिखाया गया हो, कम से कम शेयर करने से पहले उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके आसपास के लोग हैं उनसे ज़रूर आप बात कर लें, क्योंकि हो सकता है उनकी इससे दिल आज़ारी हो रही हो, उसकी ऐसी हालत वो ना दिखाना चाह रहे हों। अब जैसे साजिद अली सतपारा की ऐसी वीडियो वायरल हो गई है, अब टीवी पे भी आ गई है, सोशल मीडिया पे तो चली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अब आ गई है, उनके घर वालों के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये हम नहीं जानते। तो अच्छा ये बताएगा अयाज, अभी कब तक इम्कान है कि साजिद को वापस पाकिस्तान ले आया जाएगा या फिर साजिद फिर वापस अपनी मुहिम पे चले जाएंगे? करता है, अभी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको मेडिसिन दे दें, दे आर मच बेटर, अभी काफ़ी बेहतर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें डॉक्टर्स क्या उनको एडवाइस करते हैं या वापस पाकिस्तान की तरफ रवाना करते हैं, या अगर वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं तो इनको ऊपर दोबारा क्लाइम के लिए भेजेंगे। लेकिन ये डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा कहना जो है ज़रा मुश्किल है। तो केसेस में नॉर्मल ये होता है, अगर बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में
अगर वो ठीक हो जाता तो फिर दोबारा वो वापस भी। चलिए इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि साजिद इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और माउंट एवरेस्ट सर करने के मुहिम पे जो हैं वो माउंट एवरेस्ट सर करके आए, पाकिस्तान का नाम भी वहाँ पे रोशन करें। बहुत शुक्रिया अयाज शिगरी, आप हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की आपने, और फिर वही बात कि हमारे लिए हम भी दुआ करते हैं कि साजिद जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर वापस अपने घर भी आएँ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई सामने आती रहती है, लेकिन हाल ही में जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो यकीनन मुसलमानों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी तशवीशनाक हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद मुसलमानों को अक्सर मकामात पर नमाज जुम्मा की अदायगी से रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है जो कि इंडिया ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाया है, और इसी सिलसिले में हरियाणा में जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं वहाँ पर नमाज जुम्मा के इज्तिमात भी मना कर दिए गए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, बल्कि जो मुसलमानों के मजहबी मकामात हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। इंडिया में जो उनकी अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले दलित हिंदू हैं उनको निचली ज़ात का हिंदू कहा जाता है। ये हम बचपन से अपनी किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पर दलितों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन बचपन से पढ़ना और अब इस टाइम पे पढ़ना ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी तक वहाँ पर दलितों के साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि उनको निचली ज़ात का हिंदू कहा जाता है, उनको अपने साथ बिठाया नहीं जाता, खिलाया नहीं जाता, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि कोई किसी जानवर के साथ भी क्या सलूक करता होगा। लेकिन बहरहाल हमारा जो अहम इशू है वो ये है कि वहाँ पर मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका गया है, और इस पर दफ्तर खारजा की जानिब से मुज़म्मती बयान भी सामने आया है। इस पर हम बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाला कदम जो कि अब इंडिया ने उठाया है, सिर्फ मुज़म्मती बयान तक काफ़ी है? देखिए, जहाँ पे जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात आती है तो दफ्तर खारजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत ही कर सकता है या वर्ल्ड कम्युनिटी की तवज्जो हासिल कर सकता है। उसके अलावा इसके ऊपर कंक्रीट एक्शन कोई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी हो बहरहाल ये उनका जो है तो उनका इंटरनल इशू, जो मुल्क के अंदरूनी मामला आते हैं। तो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात आती है, ये मजहबी बुनियाद के ऊपर हो या किसी और हवाले से हो, तो यहाँ से हम सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं, हम इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं ले सकते आलमी सतह पर? क्या हम जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की, क्या उन तक नहीं जा सकते, उनको नहीं कह सकते कि भारत में क्या हो रहा है? और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, जितनी अक़लियतें वहाँ पर मौजूद हैं उन सबके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ उठाई जा सकती है, बाकी OIC के ऊपर बाकी मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिनके ऊपर हम आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब आपको ये बताता चलूं कि 2009 में राहुल गांधी जब मिले थे अमेरिकन एम्बेसडर को, तो उन्होंने ये बात खुद उठाई थी और उन्होंने खुद इस बात की निशानदेही की थी कि हमारे यहाँ जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है वो कहीं मुसलमान एक्सट्रीमिज्म से या किसी और टेररिज्म से ज्यादा जो ये एक वो शिद्दत पसंदी आ रही है, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, ये आइडेंटिफिकेशन। और ये तो उन्होंने परसों भी इस बात को इस इशू को उठाया है। यानी कि मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस लीडर जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये इशू है कि जो हिंदुत्व है और ये जो आइडियोलॉजी है ये कितनी खतरनाक है। तो ये तो दूसरे को टॉलरेट कर ही नहीं सकती। ये भले वो अपने आप को ये शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया और कोई भी अपने स्लोगन्स कहते रहे, लेकिन दुनिया के अंदर इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से आगाही है उनके यहाँ के भाई ये तो किसी सूरत में जो है ना, ये हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट है वो किसी सूरत में दूसरे मजहब को तो क्या दूसरी जात को बर्दाश्त करने को तैयार, दूसरी जात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा अब्दुल समद साहब, इससे कितना ये डिफरेंस है कि किसी मुल्क में जो हुक्मरान जमात है, जैसे कि अब ये बीजेपी के कारिंदे ही हैं जो कि मुसलमानों के मजहबी मकामात की तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और वहाँ पर नमाज जुम्मा की अदायगियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, कि किसी मुल्क की हुक्मरान जमात इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हो, उसके खिलाफ क्या आलमी सतह पे खुद से, या फिर जैसे कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो खुद उनके खिलाफ एक्शन ले? देखिए, ये हम तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब पहले से कह रहे हैं कि ये RSS आइडियोलॉजी और RSS जो इनकी तंजीम है और जिसमें मोदी पहले वहीं पे होता था मोदी, तो ये तो वो तंजीमें हैं जो आपस में मिलके वो चल रहे हैं।
تو یہ ان کو فرنٹ پہ لے آ کے یا ان کے تھرو پابندیاں لگاتے ہیں، تو ان کو تو مطلب ان کو تو ہمیں بیڈلی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ابھی تک ہم کب ان کو ایکسپوز کریں گے، کب دنیا کے سامنے ان کو لائیں گے، ان کا وہ چہرہ دکھائیں گے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک مسلمان وہاں پہ سلمان ایک وہاں پہ آتھر ہے، اس نے ایک بک لکھی، اس کا گھر انہوں نے جلا دیا۔ وہاں پہ کیا تھا کہ اس نے تھوڑا سا اس نے ہندوتوا کو اور باقی جو وہ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی ISS اور یہ سارے یہ ایک ہی طرح کی آئیڈیالوجی ہے، تو اس کا گھر جلا دیا گیا۔ تو ہمیں اس ایشو کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے۔ تو کس طرح ایکسپوز کیا جائے؟ کیونکہ ہم بات کرنے سے آپ نے کہا کہ ہم مذمت کر سکتے ہیں، یہ بہرحال ان کا انٹرنل ایشو ہے، ہم اس پر زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ ان کے خلاف نہیں کر سکتے، لیکن اس پر آواز پھر کس طرح اٹھائی جائے؟ سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں ان تک بھی تو یہ بات پہنچنی چاہیے، ان تک بھی تو یہ آواز پہنچنی چاہیے نا؟ دیکھیں، یہ جو سب سے اپروپریٹ وہ ہوتا ہے وہ آواز اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم آواز نہیں اٹھاتے، مسئلہ یہ کہ ہمارے ایشوز اور بہت زیادہ ہیں۔ ہم انٹرنل ایشوز میں اپنے مسائل میں ہمیں مہنگائی نظر آتی ہے، ہمیں گیس لوڈ شیڈنگ یا باقی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ مطلب جب ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو، اور ایون صرف ہمارے مسلمانوں کے اوپر نہیں، انسانیت کے اوپر جب ایک ہندو کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے بات بہت صحیح کی کہ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، انسانیت پر جہاں پہ بھی جس بھی مذہب کے لوگوں پر ظلم ہو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھا، اب اگر جیسے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم خاص طور پہ بات کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کی مساجد پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اس پر کیا PTI لینے کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئی ہے کہ اس کو عالمی سطح پر کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ہم تو دیکھیں، ہم تو ان کے میڈیا پہ بھی جا کے یہ ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں، ان کے فیک جو نیریٹو ہے وہاں پہ بھی جا کے کرتے ہیں۔ پھر یہ جو پاکستان میں ایمبیسڈرز ہیں ان کے سامنے ایشو اٹھایا جاتا ہے، پھر یہ انٹرنیشنلی یعنی کہ ان کو پورے ہر فورم کے اوپر، ہر لیول کے اوپر ان کو اٹھایا جاتا ہے، اکیڈیمکلی بھی اٹھایا جاتا ہے، تھنک ٹینکس کے اندر بھی ہر لیول کے اوپر اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا عبدالصمد صاحب، ہم پاکستان میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایشو پاکستان میں ہو تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے گورنمنٹ کے خلاف یا جو بھی یہ ادارہ اس میں ملوث ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن انڈیا میں اب تک ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا انڈیا میں انسانی حقوق کی کوئی ایسی تنظیمیں ہی نہیں ہیں جو کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم یا پھر ان کی اپنی ذات ہندوؤں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کے کوئی آواز اٹھا سکیں؟ دیکھیں، اگین وہی بات آتی ہے کہ جب کسی ایشو کو اٹھایا جاتا ہے، جس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو دنیا اسی کے بارے میں زیادہ بولتی ہے۔ اگر ایک چیز کو ہائی لائٹ زیادہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ اگر انڈیا کی طرف سے انڈیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا میڈیا یا ان کا جو ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کو دبا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ عالمی سطح کے اوپر وہ اجاگر ہو سکے۔ بالکل، اگر وہ اس طرح سے اٹھ ہی نہیں پائے گا، وہ آواز ہی نہیں ان کی پہنچ پائے گی، یا پھر ہماری آواز ہی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ عالمی سطح پر ہم اس ایشو کو اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ عبدالصمد صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ناظرین، گزشتہ روز ٹی وی پہ جو ہنگامہ تھا وہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں حکومت کی جانب سے بل پیش کیے گئے جو کہ اپوزیشن کے تمام تر ہنگامے کے باوجود کثرت رائے سے وہ بل منظور بھی کر دیے گئے۔ اچھا، اس بل کے تحت 2017 کے جو الیکشن ایکٹ میں 2 ترامیم تجویز کی گئی ہیں جو کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے EVM مشین، مطلب ہم اگر آسان لفظوں میں کہیں EVM مشین جو ہے یہ وہ معاملہ ہے کہ جب سے یہ EVM مشین بنی ہے پاکستان میں تب سے اپوزیشن اس کے سخت مخالف ہے، بلکہ اب جو کل صورتحال پیش آئی اس پر تو اپوزیشن نے سپریم کورٹ بھی جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ اس EVM مشین کے ذریعے کیا آئندہ انتخابات ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا ہوگا اور اپوزیشن آگے کیا کرے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سینئر صحافی سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی
अच्छा सलमान साहब, गुज़श्ता रोज़ जो हंगामा हुआ वो तो हम सब ने देखा, आपको क्या लग रहा है हुकूमत ने जिस तरह ये बिल पास करवाया, क्या वो सही तरीका था? देखिए, पार्लिमानी पॉलिटिक्स में जो है ना वो अददी तादाद जो है ना वो मैटर करती है। अच्छा। ताकत की जब सियासत होती है तो फिर नंबर गेम जो है वही मैटर करते हैं। जब पिछली दफा हुकूमत ने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन पोस्टपोन किया था तो उनको लगता था कि उनके पास अददी तादाद पूरी नहीं है, तो अब उन्होंने पूरा होमवर्क किया, अपनी इत्तेहादी जमातों को राजी किया और इसके बिल जो है मंजूर करवाए। तो इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छी बात होती है अगर ये ज्वाइंट सेशन से पहले जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुशावरत हो जाती और एक इत्तफाक राय पैदा हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत और अपोजिशन इत्तफाक नहीं हुआ, तो जो तरीका कार इख्तियार किया गया है वो कानूनी भी है और सियासी भी है, और नंबर गेम्स पूरे थे। उन्होंने अपने नंबर जो है उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिफीट की है अपोजिशन को। अच्छा, आपने कहा कि तरीकाकार कानूनी भी था और सियासी भी था, लेकिन अपोजिशन इससे पहले भी ईवीएम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और अपोजिशन के तो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी नहीं किया गया। तो अब जबकि अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है, तो क्या अब अपोजिशन का ये इक़दाम दुरुस्त होगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? सलमान साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी, मैं कह रहा हूँ कि कानूनी रास्ता इख्तियार करना उनका राइट है जी, और वो कानून का रास्ता कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये कानून साजी करना जो है ये तो पार्लियामेंट का काम है। अदालत इसमें कितना रोल प्ले कर सकती है? अदालत कहेगी कि अगर आपने कानून जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता ना, ये तो पार्लियामेंट का एक राइट था, पार्लियामेंट की अक्सरियत ने उसको मंजूर किया था। तो देखते हैं अगर वो रास्ता इख्तियार करते हैं अदालत में जाने का, तो देखते हैं उसका रास्ता। अच्छा सलमान साहब, अब जबकि पीटीआई इस बात पर काफ़ी ज़्यादा साबित कदम है कि ईवीएम के ज़रिए ही अगले इंतखाबात में वोटिंग होगी, जबकि अपोजिशन इसको नहीं मान रही, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि पीटीआई को इससे ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है या अपोजिशन को वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ये 90 लाख के करीब वोट है, तो पीटीआई ये समझती है कि उनकी असल ताकत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में है। अगर वहां से 35-40 लाख वोट भी उनको मिल जाए तो उनकी सियासी ताकत बढ़ सकती है, इसीलिए वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के बारे में ज्यादा गर्मजोश थे। और आपने देखा कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी कहते थे, देना चाहते थे, लेकिन तरीकाकार पे इख्तिलाफ था। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला है, आपने देखा कि पाकिस्तान में 70 से लेकर 2018 के तमाम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया गया है और किसी भी इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं किया गया। तो पीटीआई ने 2013 के इंतखाबात को कबूल नहीं किया, फिर मुस्लिम लीग आज की अपोजिशन 2018 के इंतखाबात को कबूल नहीं करती, तो उसका कोई तरीकाकार तो वजह करना था ना। और दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इसका रास्ता इख्तियार किया है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये क्या ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये भी अभी एक सवाल है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है उसका भी, क्योंकि वो तो खुद भी ईवीएम के हक में नहीं है। जी, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करता है, हुकूमत क्या रोल प्ले करती है, अपोजिशन क्या आगे रोल प्ले करती है, और अगर ये इलेक्शन कंडक्ट करना है ईवीएम के ऊपर तो कितने हमारे पास इख्तियारात, वसाइल और अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट कर सकेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन ये है कि ये कानून साजी करना तो पार्लियामेंट का काम था और पार्लियामेंट में हमेशा अददी तादाद की बुनियाद पर कानून साजी होती है। अच्छा, आपने कहा कि पीटीआई की जो असल ताकत है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जिनको वोट का हक देने के हवाले से ईवीएम पे खास तौर पर जोर दिया गया है। आपके ख्याल में कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको वोट का हक देना ठीक है, जो कि उनके स्टेक तो चले पाकिस्तान में हैं, जायदादें भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन ना वो कभी पाकिस्तान आने का सोचते हैं ना यहाँ पे रहने का सोचते हैं, तो क्या उन लोगों को वोट का हक देना दुरुस्त है? क्या उन लोगों को पाकिस्तान में सियासत करने का हक हासिल है जो बाहर दौलत जमा करते हैं, जो बाहर अपनी? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में रह नहीं रहे। नहीं, देखें, बात यह है कि अभी नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं रह रहे पिछले 2 साल से, फिर अब उनको सियासत करने दी जाए। बात यह है कि ये पाकिस्तानी जो है ये कुछ बांग्लादेश के रहायशी तो नहीं है जिनको आप अपना राइट ऑफ वोट नहीं देना चाहते। सही। और ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उसके तरीकाकार के ऊपर बात हो सकती है अभी भी कि किस तरीकेकार के तहत उनको वोट का हक मिलना चाहिए, उनकी मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या तरीकाकार है, ये हुकूमत और अपोजिशन बैठ के वजह करे। बुनियादी फंडामेंटल पे तो मुझे कोई इतराज नहीं लगता। अगर आप उनके डॉलर वसूल करने के लिए तैयार है लेकिन आप उनके वोट देने के बारे में आपकी रिजर्वेशन है, ये क्या बात हुई? अच्छा, आपको लगता है कि क्या बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो भी इतने इंटरेस्टेड हैं वोट कास्ट करने के लिए जितना हम उनको ये हक देने के लिए हैं? देखिए, ये तो जब वो वोट पड़ेंगे तो पता चलेगा कितने लोग वोट कास्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देना चाहती हैं।
कोई एक जमात बता दें जो ये कहती है कि वोट देने का उनको हक नहीं है। तो सब जमातों ने कहा है, PMLN का भी मैनिफेस्टो कल शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी तायीद की है, पीपल्स पार्टी ने भी तायीद की है, तो सारी जमातें तो तायीद करती हैं। अब उसके तरीक़ाकार के खिलाफ हो सकता है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो गुज़श्ता रोज़ ये मामला हुआ है, पार्लियामेंट में इतना हंगामा हुआ अपोजिशन की जानिब से, अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बातें हो रही हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन भी इसमें फरीक बन सकता है? क्योंकि हम ये भी तो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो खुद भी इस पर राजी नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी करना नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को कंडक्ट कराना होता है। सही। इसलिए अगर वो कोर्ट में जाएगा तो बड़े से मसाइल पैदा होंगे, फिर तो आप ये समझिए कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने खड़े हो जाएंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव लेगा। सबसे पहले राइट तो बनता है इनका सियासी जमातों का, अपोजिशन जमातें जाएं ना, अब ये जबानी जमा खर्च ना करें, वाकई अदालत में जाके उसको चैलेंज करें, फिर इलेक्शन कमीशन भी देखो उनको पता चल जाएगा। लेकिन अभी कोई हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई इसके अंदर बड़ा रोल प्ले करेगा, शायद वो उनकी रिजर्वेशन होंगी तरीकाकार के ऊपर, वो ये जरूर सवाल उठाएंगे कि इसको कैसे कंडक्ट किया जाए और कैसे इसको एड्रेस किया जाए। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि वो जाके बराह रास्त मुकम्मल तौर पर इसको चैलेंज कर देंगे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम नहीं है कानून साजी करना। उनका पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून साजी करें, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को कंडक्ट करना है। अच्छा, अब अगर अपोजिशन जैसे कि उन्होंने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस इशू को लेकर, अब ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि हमारे तो यहाँ अदालतों में जो भी मामला हैं वो इतनी जल्दी तो निबटते भी नहीं हैं और लंबे लंबे चलते हैं, तब तक अगर इलेक्शन आ जाते हैं अगले, तो फिर ये एक मुश्किल सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी कि ये कोर्ट में जाएगा तो फिर यकीनी तौर पे इलेक्शन से पहले उसका कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तारीखों पे पड़ जाएगा। तो देखना पड़ेगा, अगर वो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो अपना अदालत के अंदर जाते हैं, तो क्या रास्ता निकल के सामने आता है। लेकिन अभी तो मामला जो है सिर्फ कानून साजी हो गई है, लेकिन अभी तो बहुत से अमूर तय होना बाकी है इस इंतखाबात के बारे में, EVM के हवाले से। अभी ये कहना कि फौरी तौर पर हर चीज जो है तय हो गई है, मेरा नहीं ख्याल है भी बहुत सी चीजें तय होनी है। अच्छा, लेकिन अपोजिशन तो कह चुकी है कि अगले जो इंतखाबात के रिजल्ट आएंगे हम उनको मानेंगे ही नहीं। अभी से ही वो तो पहले से ही इसकी पेशगोई कर चुके हैं। इलेक्शन में अगर देखिए वो ना मानने का क्या बात है, इलेक्शन अगर वो खुद जीत गए तो नहीं, वो देखिए ना, कल तो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है ना, उन्होंने क्यों लिया है EVM की वोटिंग में हिस्सा, लगा उसको नहीं मानते थे। तो ये सब बातें हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, और अगर इलेक्शन जीत जाए तो फिर आपने देखा कि सरदारी साहब ने कहा है कि जनाब ये जो इसका जो फल है वो कोई और खाएगा, तो वो कौन और खाएगा, वो खाना चाहते हैं तो खा ले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्शन जीत जाता है वो समझता है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है, जो हार जाता है वो समझता है कि धांधली हुई है। तो इस कल्चर को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब सियासतदानों का ये तो आपस का झगड़ा है, जिसपे एक कह रहे हैं कि इस तरह इंतखाब हो, दूसरे कह रहे हैं इस तरह इंतखाब नहीं होना चाहिए, अब ये मसला होगा तो वो मसला होगा। अवाम यहाँ पर कितना पिस रही है आपके ख्याल में? अवाम का तो मसला ही कोई नहीं है, ना हुकूमत को ना सियासतदान अपोजिशन जमातों का, वो तो अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें अवाम कहाँ से, अवाम का तो इंतसाल ही होता है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। अवाम कोई नहीं एड्रेस कर रहा। EVM जो है वो अवाम का मसला थोड़ी है। सही, पाकिस्तान की अवाम का मसला तो महंगाई है ना जी, माशी बदहाली है, माशी मसाइल है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसको तो कोई एड्रेस नहीं करता। और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का असल मसला इस वक्त सिर्फ EVM मशीन है, या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है, या दूसरे बिल पास करवाना है। अवाम के इन इश्यूज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी डिटेल में EVM मशीन के हवाले से, बल्कि जो कल बिल पास हुए हैं उनके हवाले से आपने अपनी गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में शामिल की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने किचन की जानिब भी जाएंगे, हमारे साथ रहिए। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और हम यहाँ से मज़े मज़े के खाने या जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स आप तक पहुँचाते हैं। तो अनम, आज हम क्या बनाएंगे? आज हम देखिए रूह अफ़ज़ा के किचन में खड़े। सबसे मज़ेदार तो बात है ना, जब मैं रोज़ यहाँ पर आती हूँ, जब मुझे कुछ नई नई चीज़ें नज़र आती हैं ना हमदर्द की, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जैसे कि आप देख रही हैं कि आज हमदर्द का जो है एक एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ऐड हो गया है हमारे पास। लेकिन उसके साथ ही मैं पहले आपको बता दूं कि आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है रूह अफ़ज़ा एप्पल पीनट शेक बना रहे हैं। बड़ा ही आसान तरीके से बनने वाला है। आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा और ये जो हमदर्द की जो हनी है, इसके बगैर हमारा जो डिज़र्ट है वो
इनकम्प्लीट है। अच्छा अनम, पीनट्स को क्या हम ड्रिंक में मतलब दूध में हम बना सकते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली हम नहीं, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। एप्पल के साथ पीनट्स का बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। आप जो है क्रश्ड पीनट्स मिलते हैं, रॉ पीनट्स आपने लेने, ये नहीं कि वो पैकेट वाले सॉल्टेड आप ले लें, सॉल्टेड नहीं लेने। जो रेगुलर पीनट्स जो कि आप आम रूटीन में खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, वो वाले आपने पीनट्स लेने और उसके साथ ये डिज़र्ट बनाएंगे। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ज़बरदस्त सा जो एप्पल साइडर विनेगर है हमदर्द का, आपको पता है कि अभी ही हाल में ही जो है लॉन्च हुआ है और ये रियल एप्पल्स के से लेकर फर्मेंटेशन करने के बाद ये जो है एप्पल साइडर विनेगर बनाया जाता है। और आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसकी वो ये है कि ये वेट लॉस में और शुगर में और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा आपकी बात में काट रही, सॉरी, लेकिन हमदर्द पाकिस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है और जैसे कि रूह अफ़ज़ा, मेरा ख्याल है हम बचपन में भी जब रमज़ान खास तौर पे आता था तो रूह अफ़ज़ा पीना है, और ये शरबत में या दूध में, बिल्कुल सबसे बेस्ट चीज़ है। आपको पता है कि 100 ईयर लेगेसी से है ये हमारा जो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है। तो आपको पता है कि जब मैं रूह अफ़ज़ा की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ तो ग्रेजुअली जैसे कि ऑन एंड ऑफ इन्होंने अपनी हनी लॉन्च कर ली, फिर उसके बाद ये हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा आ गया। और सबसे जो अच्छी बात है, जैसे लोग जो बहुत डाइट कॉन्शियस है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है जो एप्पल साइडर विनेगर है। आप इसके साथ जो है आयशा बनाने में पता है कि आप बड़ा मज़ेदार एक चीज़, दो तीन चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त से बन सकती है। एक तो आप इसके अंदर सूप में इसको ऐड कर सकते हैं, डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद सैलेड्स की ड्रेसिंग के अंदर ये यूज़ हो सकता है। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है कि वो एक ग्लास नॉर्मल वार्म वाटर लें या जो भी रूम टेम्परेचर वाटर है उसमें 1 टीस्पून इसका डालें एप्पल साइडर, हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर, और उसको पिए और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह आपको जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा वही बात, वैसे तो विनेगर बहुत सी कंपनीज के हैं लेकिन हमदर्द का जो विनेगर है ये इस वक्त इनकी बिल्कुल न्यू लॉन्च भी है और ये बहुत बेस्ट चीज़ें हैं इनकी। और जैसे कि मैंने बात की कि हमदर्द पाकिस्तान की बहुत पुरानी कंपनी है, हमारे मुल्क में ऐसी कंपनीज का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको नेचुरल चीज़ें दें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दें। और हमदर्द पे यकीनन हम सबका ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने फिर वही बात की ना, हम बचपन में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पीना है हमने, चाहे वो दूध में पीना है, चाहे शरबत में डाल के पीना है या आइसक्रीम या किसी भी डिज़र्ट के ऊपर डाल के खाना है। तो ये बेस्ट कंपनी है मेरे ख्याल में, हमारे पाकिस्तान कंपनी है। और सबसे जब हम हमदर्द का रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं तो जो आपको ये सुनते हैं कि ये फलों के अर्क से और सब्जियों के जो है उसके अर्क से, मतलब नेचुरल प्रोसेस से, जो कि सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर गुलाब का अर्क के अर्क से जब ये बनता है उससे क्या होता है कि इसका कलर बड़ा अच्छा होता है। प्लस जब मैं पर्सनली क्योंकि रोज रूह अफ़ज़ा का किचन करती हूँ तो मैं जब रूह अफ़ज़ा को खोलती हूँ तो उसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आती है और हम अपनी वो देखते हैं कि आज के ड्रिंक पे क्या कैसे आएगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल पीनट शेक बना रहे हैं। 2 से 3 ग्लास हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ये एप्पल्स ऐड करूंगी, तकरीबन ये 1 से 2 एप्पल्स हैं। अच्छा। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी शुगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा भी डालना है और हमदर्द की शहद भी ऐड करनी है। तो इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून हमदर्द का रूह अफ़ज़ा और उसके बाद हमदर्द की हनी जाएगी 1 से 1.5 टेबलस्पून। और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि हनी का अपना ही एक डिफरेंट टेस्ट होता है और हमदर्द की जो हनी है उसका तो यकीनन बिल्कुल ज़बरदस्त सा नेचुरल ऑर्गेनिक टेस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अब दुनिया वापस जा रही है। पहले जिस तरह केमिकल्स यूज़ किए जाते थे और चाहे वो स्किन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से या फूड के हवाले से थे, केमिकल्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब दुनिया वापस ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ऑर्गेनिक फूड जो नेचुरल फूड है वो कितना ज़रूरी है, चाहे वो स्किन के लिए है, चाहे आपकी बॉडी के लिए है, चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए है। तो ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ, ख़ासतौर पर हमदर्द की जो ऑर्गेनिक इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो लाजमी लें क्योंकि ये ज़बरदस्त हैं, ये नेचुरल हैं। और जैसे कि अनम बता रही थी कि इनका एप्पल साइडर विनेगर है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मैं भी मेरा ख्याल है एक लाजमी लूँगी, इसको यूज़ करूँगी क्योंकि वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये। अच्छा अनम ये तैयार हो गया हमारा, ये इसमें मैंने जब आप मैंने कहा जरा मैं भी हमदर्द की अच्छी अच्छी चीज़ों के हवाले से बता दूं, ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से। सिंपल जब आप बात कर रही थी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ पीनट्स ऐड किए थे और आइसक्रीम ऐड की थी। अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड और अब इसको करेंगे सर्व।
اور یہ جو ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے، کلر اتنا مزے کا ہے، جیسے کل بھی میں کہتی تھی کہ بہت پیارا کلر تھا. اور اس کو تھوڑا سا گارنش ہم کریں گے پینٹ، جلدی جلدی سے پھر گارنش کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. بالکل، یہ لے پینٹ سے اس کو گارنش کیا ہے اور پینٹ بھی اس میں ایڈ ہے، آئس کریم بھی اس میں ایڈ ہے، آئس کریم بھی ایڈ ہے، اس میں ایپل بھی ایڈ ہے. ایک یہ بہت ایک اچھا ہیلدی ڈرنک بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی میں کوئی ہیلدی ڈرنک بنا رہی ہوتی ہوں، وہ پوسٹ ورک آؤٹ کے لیے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جو لوگ میل نہیں لینا چاہتے، وہ یہ شیک کی فارم میں بھی کمپلیٹ میل لے سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اندر سے شوگر کا کانٹینٹ نکال دو اور آپ صرف ہمدرد کی ہنی یوز کریں اس کے اندر، تو ایک زبردست جو ہے یہ میل ہے. یہ ڈرنک ہمارا تیار ہو گیا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ہے ایپل پینٹ شیک، روح افزا کا بیسیکلی روح افزا کا ایپل پینٹ شیک ہے. چلیں انم، بہت شکریہ، آپ بھی ہمیں اجازت دیں. کل حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.